वो शेर है ना, अगर तुम्हारा इश्क होता तो कैसा होता, अगर शहर होता। क्योंकि उषा को यकीन था ये खत बरकत का ही है। उषा वो खत उठाती हैं, खत खोलती हैं तो मानो उषा का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। यकीन नहीं हो रहा था उषा को कि वो जो पढ़ रही हैं ये वाकई बरकत ने लिखा है, मगर शक करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। और जब लखनऊ से वापस जोधपुर लौट रहे थे तो बस मायूसी थी, खालीपन था, उषा से ना मिलने का गम था और शायद उषा को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर। मगर क्या ही कर सकते थे बरकत। और कुछ ऐसा ही हश्र 60 समंदर पार लंदन में उषा का था। यकीनन वो बरकत के ख्यालों से दूरी बनाने के लिए लखनऊ की फिजाओं को छोड़कर टेम्स के किनारे जा बसी थी, मगर गोमती किनारे की याद थी। इतनी निष्ठुर लगती है नियति कि कैसे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दो लोगों को एक दूसरे से इतनी दूर कर दिया था, इतनी दूर कि अब मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं नजर आ रही थी। मगर जहां कोई गुंजाइश नहीं होती है शायद वहीं से गुंजाइश निकालना वाकई यकीन तो नहीं होता है हमें भी कि मजहबी नफरत के जिस दौर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल जैसे मकबूल शायर भी ये लिखने पे आ जाए कि तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। उस दौर में हिंदुस्तान की सियासत एक ऐसी दास्तान की गवाह बनेगी जैसी दास्तान न तब के पहले किसी ने देखी थी न तब के बाद किसी ने सुनी। वो दास्तान जो शुरू होती है जोधपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, जहां जोधपुर का एक छोटा व्यापारी कारोबारी परिवार अपने छोटे बेटे को पढ़ाई के लिए विदा करने आया था। क्योंकि घर का बेटा अब घर से हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ की सरजमी पे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने वाला था। नाम था बरकत मियां। पढ़ाई लिखाई में शुरू से प्रवीण, हर दर्जे में अव्वल आना बरकत की बचपन की आदत हुआ करती थी। और जब बरकत अपने बचपन के शहर जोधपुर से हजारों किलोमीटर दूर लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में पढ़ाई करने के लिए आए तो बरकत ने अपनी ये आदत लखनऊ विश्वविद्यालय में भी बदस्तूर जारी रखी। जब बरस दर बरस बैरिस्टर की पढ़ाई करते हुए बरकत की मेधा का लोहा समूचा लखनऊ विश्वविद्यालय मानने लगा, देखते ही देखते बरकत लखनऊ विश्वविद्यालय के जाने पहचाने छात्र के तौर पे अपनी पहचान बना चुके थे। बरकत का बैरिस्टरी का ये तीसरा बरस था जब कॉलेज में लॉ का नया बैच दाखिला लेता है और स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालयों के कैंपस के भीतर जैसे सीनियर्स जूनियर्स का इंटरव्यू लेने, उनका इंट्रो लेने हॉस्टल्स जाया करते हैं, उसी तरह बरकत भी अपने साथियों की फौज के साथ जा पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी में नए नए आए फ्रेशर्स के बीच और एक एक छात्र का इंट्रो लेने लगते हैं। कि तभी इंट्रो देते हुए छात्रों में एक लड़की खड़ी होती है और अपना इंट्रो देते वक्त कहती है, जी मेरा नाम उषा मेहता है, वैसे अगर आप मुझे उषा बुलाएंगे तो बेहतर होगा क्योंकि मैं ये जाति धर्म नहीं मानती हूँ। ये पहली मुलाकात थी बरकत और उषा की, मगर आखिरी नहीं, क्योंकि इसके बाद विश्वविद्यालय के भीतर मुलाकातों का एक सिलसिला सा आगे बढ़ा, जिस सिलसिले ने आहिस्ता 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 एक नई मुलाकात का योग बनाया। मुलाकात जो लखनऊ विश्वविद्यालय की कैंटीन में होने वाली थी। एक ऐसी ही आम सी दोपहर थी, कैंटीन के भीतर बरकत मियां कुछ नाश्ता कर रहे थे कि वहां उषा भी नाश्ता करने पहुंच गई। इर्द गिर्द देखा तो कोई कुर्सी नहीं खाली थी। बरकत मियां ने उषा को देखा, काफी देर से इधर उधर कुर्सियां ताक रही थी, तो वो खुद ही उषा से मुखातिब होके बोले, जी यहाँ तशरीफ रख सकती हैं आप, यहाँ बैठ के साथ में लंच कर लेंगे अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। उषा ने तपक से कहा, एतराज कैसा। उषा बरकत की मेज पे बैठ जाती हैं, दोनों साथ में लंच करने लगते हैं और लंच के साथ गुफ्तगू का दौर चल पड़ता है कि अचानक तपाक से बरकत ने एक सवाल दागा, वो उस दिन आपने कहा था ना कि आप जाति धर्म नहीं मानती हैं, तो चलिए आज सबूत दे दीजिए। उषा ने कहा, कैसा सबूत। बरकत ने कहा, वो आपकी थाली है, ये हमारी थाली है। चलिए, आपने कहा था कि आप जाति धर्म नहीं मानती हैं, तो आप बरकत मियां की थाली में खा लीजिए और मुझे तो उषा की थाली में खाने से कोई एतराज नहीं है।
उषा ने बरकत की ओर देखा और बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है। उषा ने बरकत की थाली अपनी तरफ की, अपनी थाली बरकत की तरफ की, दोनों ने एक दूसरे की थाली में खाना खाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाने की टेबल से शुरू हुई मुलाकात कब विश्वविद्यालय के कैंपस के भीतर, कैंपस के बाहर, लखनऊ की गलियों में मुलाकातों के एक सिलसिले में तब्दील हुई, ये इन दोनों को खुद भी ना इल्हाम हुआ और लखनऊ की तासीर ही यही है। वो शेर है ना, अगर तुम्हारा इश्क होता तो कैसा होता, अगर शहर होता तो हूबहू लखनऊ सा शहर होता। तो जिसकी गलियों में मोहब्बत की मिठास कुछ इस कदर घुली हुई हो, वहां मुलाकातों का सिलसिला कब मोहब्बत में तब्दील हो जाता है, ये ना उसे इल्हाम होता है जो मोहब्बत में होता है, और ना उसे इल्हाम होता है जो इस मोहब्बत को अपने आंखों के सामने जवा होते देखता है। और शायद यही हश्र था बरकत और उषा का और समूचे लखनऊ विश्वविद्यालय का। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगता है। बरकत मियाँ लखनऊ के उच्च न्यायालय में अपनी बैरिस्टरी करने लगते हैं, उषा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती रहती हैं। दोनों की मुलाकातों का दौर चलता रहता है। मोहब्बत और पक्की होती जाती है। इश्क का रंग और गाढ़ा होता जाता है। मगर तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो ट्विस्ट लेकर आया था एक खत जो बरकत के परिवार की तरफ से जोधपुर से लखनऊ आया था, जिस खत में बरकत को जल्द से जल्द जोधपुर बुलाया गया था, इस खातिर कि बरकत की अम्मी की तबीयत बेहद खराब है। बरकत को खत पढ़ के कुछ अजीब सा जरूर लगा, मगर अम्मी की तबीयत की बात थी। तो बरकत उषा को इस खत का इल्हाम कराते हैं और वादा देते हुए कहते हैं कि यकीनन वो जोधपुर जाएंगे जरूर, मगर जल्द ही लौट के आएंगे ताकि अपनी मोहब्बत को अमली जामा पहना सकें। मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर आऊँगा। ये वादा दिया बरकत ने उषा को और फिर लखनऊ से बस पकड़कर आगरा और फिर आगरा से ट्रेन पकड़ के जोधपुर जा पहुँचे। मगर जब जोधपुर पहुँचे तो मानो बरकत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि बरकत को खत में अम्मी का जैसा हाल बताया गया था, अम्मी का हाल उससे बिल्कुल जुदा था। अम्मी की तबीयत नहीं खराब थी, बल्कि अम्मी तो बेहद खुश नजर आ रही थी, क्योंकि अम्मी बरकत के निकाह की तैयारी कर रही थी। दरअसल बरकत के घर वालों को कहीं से उड़ते उड़ते ये खबर मिल चुकी थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के भीतर बरकत किसी हिंदू लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसके पहले कि बरकत अपनी मोहब्बत को अमली जामा पहनाए, बरकत के परिवार वालों ने यह तय कर लिया था कि वो बरकत का निकाह किसी और से करा देंगे। बरकत के लिए तो ये किसी सदमे से दिखा था। तत्काल बरकत ने अपने परिवार वालों को उनके झूठ के लिए झिड़का और फिर तत्काल यह ऐलान किया कि वो कल सुबह वापस लखनऊ लौट रहे हैं। परिवार वालों के पास भी अब कोई चारा तो था नहीं, भाई बरकत को रोक तो सकते नहीं थे इस कदर। तो परिवार वालों ने भी बरकत से माफी मांगी, कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा निकाह टाल देते हैं। मतलब बरकत को एक तरीके से मनाने की कोशिश की कि बरकत चंद रोज और रुक जाए। तो बरकत को भी लगा चलो कोई बात नहीं, अब घर वापस आ ही गए हैं, झूठ के लिए लोग माफी मांग ही रहे हैं, तो 2-3 दिन रुक ही जाते हैं। मगर इन्हीं 2-3 दिनों के बीच बरकत के परिवार वाले कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में बरकत दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे। बरकत के परिवार ने 2 तरफा चाल चली। एक ओर बरकत को जोधपुर में उलझाए रखने के लिए तत्कालीन राजस्थान में बनने वाली लोकप्रिय सरकार में जय नारायण व्यास तरीके जोधपुर के बड़े नेताओं से संपर्क साध बरकत मियां को लोकप्रिय सरकार के भीतर एक बड़े मंत्री का पद देने के लिए राजी किया। तो एक और जय नारायण व्यास बरकत मियां को लोकप्रिय सरकार के भीतर मंत्री का पद देते हैं, उनके कंधे पर तत्काल तमाम जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। ऐसी जिम्मेदारियां जो जिम्मेदारियां बरकत न छोड़ सकते थे, क्योंकि छोड़ने से उनके अपने जोधपुर और उनके अपने देश का नुकसान होता, और ना पूरे वक्त थामे रह सकते थे, क्योंकि अगर पूरे वक्त थामे रहते तो उनका इंतजार करती उषा शायद हमेशा इंतजार करती रह जाती। ये ख्याल बरकत को अंदर से सिहरा रहा था। मगर बरकत ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उषा के नाम एक खत लिखते हैं और उषा को यहाँ के तमाम हालातों के बारे में जानकारी दे देते हैं कि थोड़ा इंतजार और, 1-2 महीने की बात है, ये शरणार्थियों की समस्या जैसे ही समाप्त हो जाएगी मैं वापस लखनऊ आ जाऊंगा। बरकत उषा के नाम खत लिखते हैं
और खत पोस्ट ऑफिस में जाके डाल आते हैं। 5-6 दिन का वक्त लगता है और एक शाम जोधपुर से चला हुआ ये खत लखनऊ विश्वविद्यालय में उषा के हॉस्टल के कमरे की दहलीज पे जाकर गिर पड़ता है। उषा दरवाजा खोलती हैं, नीचे खत पढ़ा पाती हैं तो दिल मानो खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि उषा को यकीन था यह खत बरकत का ही है। उषा वो खत उठाती हैं, खत खोलती हैं तो मानो उषा का दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। यकीन नहीं हो रहा था उषा को कि वो जो पढ़ रही हैं ये वाकई बरकत ने लिखा है, मगर शक करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। इस खत में जानते हैं क्या लिखा था? खत में लिखा था कि मेरा निकाह होने जा रहा है, मैं फला फला लड़की के साथ निकाह करने वाला हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। और इसके साथ ही शादी का एक कार्ड था, जो कार्ड बरकत और उस लड़की की शादी का कार्ड था जिससे बरकत की शादी करवाने वाले थे बरकत के परिवार वाले। उषा के पास बरकत की शादी का कार्ड पहुंच चुका था, तो अब उषा के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया था। क्या ही कर सकती थी उषा? उनके पास तो बरकत का पता भी नहीं था जिस पते पे वो जा सकें, जिससे वो बात कर सकें। अपने घर परिवार वालों को भी तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। केवल सहेलियां थीं जिन्हें इस बारे में पता था, जो सहेलियां अब उषा को भी समझाने लगी थी कि जब बरकत अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मगर आगे बढ़ने के लिए पिछला कदम उठाना पड़ता है। पिछले कदम से जुड़ के रहेंगे तो अगला कदम कभी नहीं उठेगा। ये बात उषा अच्छी तरह समझती थी और शायद इसीलिए वो ये भी समझती थी कि जब तक वो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ेंगी, इस हॉस्टल के गलियारों को देखती रहेंगी, लखनऊ की इन गलियों पर नज़र घुमाती रहेंगी, बरकत की यादों से कभी बाहर नहीं आ पाएंगी। तो उषा ने तय किया वो लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ देंगी, लखनऊ छोड़ देंगी, कुछ दिनों के लिए ये मुल्क ही छोड़ देंगी और 7 समंदर पार लंदन से अपनी पढ़ाई करने लगेंगी, ताकि बरकत के ख्यालों से थोड़ी दूरी बनाई जा सके। इधर बरकत उषा का जवाबी खत न मिलने से बेचैन थे। समझ नहीं आ रहा था उषा ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। उषा को तो खत का जवाब देना चाहिए था। और एक रोज बरकत ने तय कर लिया कि वो सब कुछ छोड़ देंगे, मगर अब उषा से मिलने लखनऊ जरूर जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उषा ने उनके खत का जवाब नहीं दिया। एक रात बरकत बिना घर में किसी को बताए, बिना अपने किसी भी दोस्त तलक को बताए, जोधपुर से लखनऊ की ट्रेन पकड़ लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। तड़के सुबह लखनऊ पहुंचते हैं, भागे भागे विश्वविद्यालय के हॉस्टल में जाते हैं तो उषा के कमरे के ऊपर उषा मेहता की तख्ती जरूर पाते हैं, मगर कमरे का दरवाजा खुला नहीं था, बंद था। वो भी अंदर से नहीं, बाहर से एक बड़ा ताला लटका हुआ था। बरकत को समझ नहीं आया, विश्वविद्यालय में तो अभी परीक्षा का कालखंड चल रहा है, तो उषा कहाँ जा सकती है? वो भी ताला बंद है। आस पड़ोस में पता किया तो बरकत को इल्हाम हुआ कि उषा लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुकी हैं। कहाँ गई हैं ये उषा ने भी किसी को नहीं बताया था, तो कोई बरकत को कैसे बता सकता था? बरकत को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। उषा विश्वविद्यालय छोड़ के चली गई, कहाँ गई, क्यों गई, और इस बारे में उन्होंने बरकत को कुछ नहीं बताया। मगर बरकत क्या ही कर सकते थे। लखनऊ आए थे खाली हाथ, मगर जहन में उम्मीदों की रोशनी थी, उषा से मिलने की खुशी थी। मगर जब लखनऊ से वापस जोधपुर लौट रहे थे तो बस मायूसी थी, खालीपन था, उषा से ना मिलने का गम था और शायद उषा को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर। मगर क्या ही कर सकते थे। बरकत लखनऊ से वापस जोधपुर लौट आए और वापस अपने मंत्री वाले काम में अपने आप को इस कदर रमा दिया ताकि उषा से बिछड़ने का गम थोड़े देर के लिए ही सही मगर उनसे दूर तो हो सके। और कुछ ऐसा ही हश्र 7 समंदर पार लंदन में उषा का था। यकीनन वो बरकत के ख्यालों से दूरी बनाने के लिए लखनऊ की फिजाओं को छोड़कर टेम्स के किनारे जा बसी थी, मगर गोमती किनारे की याद थी कि जहन से मिटने को तैयार नहीं थी। उषा भरसक कोशिश करती थी कि वो अपनी पढ़ाई में इस कदर रमी रहे कि उनका ध्यान बरकत की ओर ना जाए। मगर ये मोहब्बत है, अपना असर तो छोड़ ही देती है।
बरकत और ऊषा एक दूसरे से दूर, 7 समंदर पार, इसी तरह एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के इंतजार में अपनी अपनी जिंदगी जीते चले जा रहे थे। वक्त का कांटा गुजरता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन, हफ्ते, महीने, बरस गुजरते चले जाते हैं। इन वर्षों के दौरान ऊषा के परिवार वालों ने ऊषा की और बरकत के परिवार वालों ने बरकत की शादी करवाने के हर पैंतरे आजमाए, मगर इन दोनों ने शादी करने से हर दफा किसी न किसी तरीके से इनकार कर दिया। यकीन मानिए, इस कहानी को देखता हूं तो नियति का चक्र समझ से परे नजर आता है। इतनी निष्ठुर लगती है नियति कि कैसे एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दो लोगों को एक दूसरे से इतनी दूर कर दिया था, इतनी दूर कि अब मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं नजर आ रही थी। मगर जहां कोई गुंजाइश नहीं होती है, शायद वहीं से गुंजाइश निकालना नियति का काम होता है। यकीनन एक साजिश ने इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया था, मगर अब खुद नियति इन दोनों को एक दूसरे से फिर मिलाने वाली थी। शायद यह अलगाव, ये बिछड़न, ये तड़पन एक दूसरे को और करीब लाने की योजना ही थी नियति की। खैर, 3-4 बरस गुजर चुके थे। बरकत आहिस्ता आहिस्ता राजस्थान की सियासत में एक बड़ा नाम बनने लगे थे। लोकप्रिय सरकार के भीतर उनका कद इतना बढ़ चुका था कि अब वो बतौर भावी मुख्यमंत्री भी नजर आने लगे थे। भावी मुख्यमंत्रियों के उम्मीदवार में बरकत की उम्मीदवारी सबसे पक्की नजर आ रही थी। और उधर ऊषा लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हिंदुस्तान आके अपने पिता के साथ उनके कारोबार में भी अपना योगदान दे रही थी और साथ ही साथ अपनी बैरिस्टरी भी कर रही थी। एक रोज की बात है, बरकत मियां किसी काम के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे और वहां बरकत मियां को एक इनविटेशन मिलता है, निमंत्रण पत्र मिलता है एक दावत का। दावत रघुपति सहाय की ओर से रखी गई थी, माने फिराक की तरफ से रखी गई थी। फिराक गोरखपुरी मशहूर शायर। और अब तकदीर का खेल देखिए कि इन्हीं फिराक गोरखपुरी के एक दोस्त डॉक्टर मेहता भी थे, यानी ऊषा मेहता के पिताजी। तो एक निमंत्रण पत्र बरकत मियां के अब्बा हुजूर के लिए गया जो बरकत तलक जा पहुंचा, और एक निमंत्रण पत्र ऊषा मेहता के पिताजी के पास पहुंचा जिनकी तबीयत बड़ी खराब थी। तो उन्होंने भी वो निमंत्रण पत्र और अपनी नुमाइंदगी ऊषा के हाथों सौंप दी। और इस कदर नियति ने तय की दोबारा कई वर्षों के बाद इन दोनों की मुलाकात, वो भी फिराक के घर में। खैर, दावत वाली शाम आती है। तमाम अदबी मेहमानों से सजी महफिल में जो ही ऊषा के सामने बरकत मियां आते हैं, ऊषा और बरकत दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस दावत के दौरान बरकत ने कई दफा कोशिशें की कि ऊषा से कुछ बात हो जाए, मगर ऊषा कोई बात करने को तैयार ही नहीं थी। वो तो जब दावत शेरो शायरी के दौर तलक जा पहुंची, तब ऊषा कुछ पल के लिए फिराक के कमरे से बाहर फिराक के अहाते में जाके दुर्बा का एहसास कर रही थी, क्योंकि दुर्बा तो दोनों ओर से था, मौसम में भी और ऊषा के जहन में भी। मगर यह हाल महज ऊषा का नहीं था, बरकत का भी तो था, जो फिराक के कमरे में बैठे बैठे ऊषा को ही ढूंढ रहे थे। मगर जब ऊषा नजर नहीं आई तो बरकत को ऐसा लगा कि शायद ऊषा फिराक के अहाते में हो, वहां शायद कुछ बात करने का मौका मिल जाए। बरकत तपाक से महफिल से उठते हैं, फिराक के अहाते में आते हैं तो सामने ऊषा को खड़ा पाते हैं। ऊषा ने बरकत की आंखों में आंखें डाल के बेहद तल्ख लहजे में कहा, और बरकत मियां, कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? बरकत ने कहा, शादीशुदा? शादी तो तुमसे करनी थी, तुम तो थी नहीं, तो कैसी शादी और कैसी शादीशुदा जिंदगी? रही बात जिंदगी की, तो वो तो कट रही है तुम्हारे बिना। ऊषा को कुछ समझ नहीं आया। ऊषा ने बरकत से कहा, तुमने निकाह नहीं किया, तुम्हारी शादी का कार्ड आया था मेरे पास। बरकत ने कहा, शादी का कार्ड? तब जाके ऊषा ने बरकत को उस खत की पूरी कथा समझाई। तब जाके बरकत को समझ आया कि आखिर ऊषा ने उनके खत का जवाब दिया क्यों नहीं था, क्योंकि वो खत तो जोधपुर से लखनऊ पहुंचा ही नहीं था। क्योंकि तब जाके बरकत को सारा माजरा समझ आ चुका था कि आखिर ये खेल शुरू कहां से हुआ था,
किसने किया था और कैसे किया था। बरकत ने उषा का हाथ पकड़ के उषा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वो निकाह करने ही नहीं वाले थे। जिस निकाह का कार्ड भेज के जबरन उन्हें और उषा को दूर करवाया उनके खुद के परिवार ने। आप कल्पना कर सकते हैं उषा और बरकत के दिल पे उस दिन क्या गुजरी होगी, कैसे हालात होंगे, कैसा मंजर होगा। बरकत ने तत्काल उषा से निकाह करने का निर्णय लिया। उषा और बरकत ने अदालत में जाके शादी की, जिसका खामियाजा बरकत को सियासी तौर से भुगतना पड़ा कि जो बरकत जोधपुर की लोकप्रिय सरकार के भीतर बतौर मुख्यमंत्री जगह हासिल करने वाले थे, वो बरकत अचानक से जोधपुर की समूची सियासत से बेदखल कर दिए गए। मगर बरकत को इसका इल्हाम था, मगर बरकत इस हश्र के लिए तैयार थे, मगर उषा से अलगाव के लिए नहीं। बैरिस्टरी की पढ़ाई करी रखी थी बरकत ने, सियासत में ना सही तो ना सही अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई से अपना और उषा दोनों का ख्याल रख सकते थे बरकत। और उषा भी तो वकील थी। यकीनन उषा और बरकत अब एक हो चुके थे और एक साथ अपनी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जी रहे थे, मगर इस जिंदगी को पंख तो सियासत के मकाम देने वाले थे, मगर वो मकाम तो बरकत से काफी पहले छूट चुके थे। ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा बरकत के परिवार वालों को लग रहा होगा उस दौर में। मगर वो कहते हैं ना, दोस्त वही जो गाढ़े वक्त में काम आए। और बरकत ने लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान एक ऐसे ही दोस्त की दोस्ती कमा ली थी, जो दोस्ती अब बरकत को दोस्ती का फल देने वाली थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बरकत मियां के ये जिगरी दोस्त कोई और नहीं, इंदिरा गांधी के पति तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी थे। अब अगर आपका जिगरी यार हिंदुस्तान के वजीर आजम का दामाद हो तो फिर सियासत में गाड़ी आगे बढ़ाने में ज्यादा मुश्किलातें तो होने नहीं वाली थी। बरस आता है 1952, राजस्थान की ओर से राज्यसभा के लिए सीटें नामित की जाने वाली थी। तो फिरोज ने नीचे से अपनी सिफारिशी पर्ची लगा दी और बरकत मियां राजस्थान के राज्यसभा सांसद के तौर पे देश की सबसे बड़ी पंचायत के उच्च सदन में जा बैठते हैं। और फिर इसके बाद बरकत का सियासी सफरनामा पीछे पलट के देखने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता बतौर राज्यसभा सदस्य बरकत की मेधा का लोहा राज्यसभा ने भी माना, इंदिरा ने भी माना, जिसके चलते जब सूबे के भीतर मोहनलाल सुखाड़िया को अपने मंत्रालय के भीतर दिल्ली के कुछ विश्वस्त साथियों की जरूरत आन पड़ी, तब दिल्ली की ओर से बरकत मियां को मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रालय में भेजा गया। सुखाड़िया के मंत्रालय में बतौर मंत्री बरकत ने बरसों बरस काम किए, मगर अभी बरकत की सियासत का चरम आना बाकी था। अभी बरकत की जिंदगी का उरूज आना बाकी था। जो उरूज आता है एक फोन कॉल के जरिए, जो कॉल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास से लगाई गई थी 7 समंदर पार लंदन में, जहां बैठे हुए थे बरकत मियां। कॉल बरकत मियां से बात करने के लिए ही लगाई गई थी। जो ही बरकत मियां ने रिसीवर उठाया, सामने से इंदिरा की आवाज आती है, बरकत दिल्ली वापस लौटो, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है। बरकत को कुछ समझ तो नहीं आया, मगर बरकत ने कहा, जी भाभी ठीक है, पहुंचता हूं। जिसके बाद इंदिरा ने बरकत के सर पे राजस्थान का ताज रख बरकत को जयपुर रवाना किया और बरकत मियां बतौर राजस्थान के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के दूसरे मुस्लिम मुख्यमंत्री के तौर पे जयपुर के विधान भवन में शपथ लेते हैं। अब एक दास्तान का इससे बेहतर अंत और क्या ही हो सकता है। तो हमारी आज की दास्तान भी यहीं पर लेती है पूर्ण विराम।